को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम अर्चना खरे है। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका हूँ। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण का पाठ 4 संधि उसके बारे में बताएंगे। तो देखिए, संधि शब्द का अर्थ होता है मेल। दो शब्दों में जब दो ध्वनियाँ आपस में एक दूसरे से मिलती हैं तो इस मिलन से उसमें जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि दो वर्णों के मेल से संधि का निर्माण होता है। जैसे विद्यालय, तो विद्या धन आलय, विद्या का उच्चारण करते समय आ का उच्चारण हो रहा है ना, तो आ धन आ बराबर बड़ा आ। गणेश में गण धन ईश, गणेश, आ धन ई बराबर ए। तो ये है आपका संधि। ठीक है, दो वर्णों के मेल से संधि का निर्माण होता है। अब देखिए, संधि विच्छेद क्या है। विच्छेद का मतलब होता है अलग करना। संधि के नियम के अनुसार वर्णों को अलग अलग करना ही संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे पुस्तकालय एक शब्द है, इसको हमने दो शब्दों में अलग अलग कर दिया, पुस्तक धन आलय, तो बन गया हमारा पुस्तकालय। आ धन आ, दो वर्ण अलग अलग हुए ना, छोटा आ धन बड़ा आ बराबर मिलके क्या बन जाता है, बड़ा आ। तो पुस्तक धन आलय। इस तरीके से रवीश, रवि धन ईस, छोटी ई धन बड़ी ई बराबर बड़ी ई। तो ये होता है अलग करना, यानी संधि विच्छेद करना। वर्णों को अलग अलग करना ही संधि विच्छेद कहलाता है। अब देखिए, संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। मतलब दो स्वरों का मेल, ठीक है, स्वर से स्वर का मेल के कारण जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। इसमें स्वर से स्वर का ही मेल होता है। ठीक है, जो हमारे स्वर है ना, 11 स्वर हैं, तो इन 11 स्वरों का आपस में मेल जो है वो स्वर संधि के अंतर्गत आता है। अब देखिए, स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि, पांचवा है अयादि संधि। तो सबसे पहले आप समझिए दीर्घ संधि। जब ह्रस्व या दीर्घ, अभी हमने ह्रस्व और दीर्घ स्वर बताए थे ना आपको, तो जब ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ के बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ स्वर आ जाएं तो दोनों के मेल से क्रमशः बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ हो जाता है। जैसे छोटा आ धन छोटा आ मिलके बड़ा बन गया, बड़ा आ धन बड़ा आ मिलके बड़ा बन गया। छोटी ई बड़ी, बड़ी ई छोटी ई, छोटी ई बड़ी ई। मतलब जो भी स्वर आपस में मिलता है, चाहे छोटा हो या बड़ा, वो बड़े में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, अब देखिए एक एक उदाहरण हम आपको बता देते हैं। जैसे मत धन अनुसार, मतानुसार हो गया ना, इसमें मत आ, छोटा आ का उच्चारण हो रहा है, और अनुसार में भी छोटा आ का उच्चारण हो रहा है, तो छोटा आ छोटा मिलके क्या बन जाता है, बड़ा आ। इसी तरीके से महाधन आत्मा, महात्मा, ठीक है, इसमें महा आ का मात्रा लगी है और बड़ा आ है, तो बड़ा आ धन बड़ा आ मिलके क्या बन गया, बड़ा आ, तो हो जाएगा महात्मा। ई धन ई, मुनि धन इंद्र, छोटी धन छोटी बराबर बड़ी ई, तो बड़ी ई की मात्रा यहाँ पे लग जाएगी तो क्या हो जाएगा, मुनीन्द्र। बड़ी धन बड़ी ई, सती धन ईस, तो क्या हो जाएगा, सतीश। इसी तरीके से आप देखिए ऊ की मात्रा, ठीक है, ऊ धन ऊ बराबर बड़ा ऊ, छोटा ऊ धन बड़ा ऊ, फिर बड़ा ऊ। सुधन उक्ति सूक्ति, लघु धन उर्मी लघुर्मी। क्लियर हुआ आपको। आ धन आ से बड़ा आ, ई धन ई से बड़ी ई, ऊ धन ऊ से बड़ा ऊ बन गया। अब देखिए गुण संधि। यदि आ या आ के बाद ई या ई अथवा ऊ या ऊ आता है या री आए तो क्रमशः ए ओ अर हो जाता है, ए ओ और अर हो जाता है। क्लियर हुआ। आ के बाद, आ के साथ अगर ई आता है तो ए हो जाएगा, आ के साथ अगर ऊ आता है तो ओ हो जाएगा, आ के साथ अगर री ऋषि का आता है तो अर हो जाता है। इसके बाद देखिए, इस उदाहरण से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे है वीर धन इंद्र, तो आ धन ई बराबर ए, तो वीरेंद्र हो जाएगा, यहाँ पे ए की मात्रा लग जाएगी। सुर धन ईस, आ धन ई आया तो ए हो गया, सुरेश हो गया। सूर्य धन उदय, सूर्य आ धन ऊ बराबर ओ,
तो सूर्योदय लिख दिया हमने, है ना, यो के बाद रा की रकार लगा दी। नव धन उर्मी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आ धन ऊ बराबर नवोर्मी, बड़ा वो हो गया। इसी तरीके से आ धन री अर, देव धन ऋषि, तो हम क्या बोलते हैं, देवर्षि, और आ रहे हैं ना। आ धन री बराबर अर, वर्षा धन ऋतु, वर्षांतु, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये जो नियम है इनको आपको याद करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए वृद्धि संधि, जब आ अथवा आ के बाद ए अथवा ए आए तो उसके स्थान पर ए अथवा ओ या औ आए तो उसके स्थान पर औ हो जाता है, ठीक है। आ के बाद अगर ए आता है तो ए हो जाता है, और आ के बाद अगर ओ आए तो औ हो जाता है। जैसे एक धन एक, एक एक, ठीक है, आ धन ए बराबर ए। दंत धन ओष्ठ, दंतोष्ठ, आ धन ओ बराबर औ। तो ये जो नियम आपको बताए जा रहे हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यण संधि, जब ई ऊ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, मतलब ई ऊ और री को छोड़ के अगर कोई अन्य स्वर आता है तो ई या आ, ऊ का वा और री का रा हो जाता है, ठीक है। ई ऊ और री के बाद अगर कोई अन्य स्वर आता है, ठीक है, तो उसके स्थान पर ई के स्थान पर या, ऊ के स्थान पर वा और री के स्थान पर रा हो जाता है। जैसे कि एक उदाहरण देखिए, यदि धन अपि, यदि धन अपि, तो देखिए यदि में ई के साथ कौन सा स्वर आ गया, आ, ई के साथ कौन सा स्वर आया, आ, तो ये किस में बदल गया, या में, तो हमारा शब्द क्या बन गया, यद्यपि। इति धन आदि, ई के साथ बड़ा आ गया तो बड़ा या बन गया तो हो जाएगा इत्यादि। देवी धन अर्पण, ठीक है, ई के साथ आ गया है तो यहाँ पे हो गया देव्यार्पण। देवी धन आराधना, बड़ी ई के साथ बड़ा आ गया तो बड़ा या हो गया, तो क्या हम बनाएंगे, देव्याराधना, देव्याराधना, ठीक है। इसके बाद देखिए ऊ, जब ई के साथ ऊ आता है तो क्या बन जाता है, यू, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यू जब बनेगा तो प्रतिधन उपकार, तो प्रत्युपकार। ई धन ऊ, बड़ा ऊ बन जाएगा, वी धन ऊ, तो क्या हो जाएगा, व्यू, ठीक है। फिर ए के साथ ए आएगा तो ए हो जाएगा, ठीक है, उसकी मात्रा उस पर लगती हुई चली जाती हैं, मात्राएं उस पर लगती जाती हैं, तो क्या बन जाएगा, देवी धन ऐश्वर्य, देव्य क्या है, देव्यर्स्व, ठीक है। फिर अब देखिए ऊ के साथ आ लगता है तो वाह बन जाता है, सुधन अच्छ, स्वच्छ, सुधन आगत, स्वागत, पता है ना, ऊ के साथ आ लगेगा तो वाह बन जाएगा, तो इसलिए हम पे आ की जगह पे क्या लिखा हमने, वाह। इसी तरीके से आ के साथ जब री के साथ जब आ आता है तो रा बनता है। पितृधन अनुमति, पित्रानुमति, ठीक है। री धन आ, जब री धन आ बड़ा है तो बड़ा रा बन जाएगा। पितृधन आज्ञा, तो क्या बन जाएगा वो, पित्राज्ञा, क्या बन जाएगा, पित्राज्ञा। इसी तरीके से री के साथ ई आएगा तो री बन जाएगा। मातृ धन इच्छा, मातृच्छा, क्लियर हो गया। तो ये नियम थोड़ा सा आपको याद करने पड़ेंगे। अब इसके बाद देखिए अयादि संधि, अयादि संधि, जब ए ओ वा औ के बाद इनसे अलग कोई स्वर आए तो ए के स्थान पर ए के स्थान पर आए, ओ के स्थान पर अव तथा औ के स्थान पर आव हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए इसके उदाहरण देखिए, ने धन अन, ने धन अन, ए के साथ आया तो क्या बनेगा, ए, तो नयन। गे धन अक, ए धन आ तो आय बन गया, तो क्या बन गया, गायक। ए धन ई आई, गे धन इका, तो गायिका, ठीक है। इसी तरीके से ओ धन आ अब हो गया तो पो धन अन, पवन, ठीक है। औ धन आ, तो औ धन आ के बाद बनता है आव, तो पो धन अन, पावन। ओ धन ई अवि, तो पो धन इत्र, ठीक है, पवित्र। औ धन ई आवी, नौ धन इक, नाम में औ की मात्रा है तो नौ, और इक तो नाविक। इसी तरीके से औ धन ऊ तो आवू बन जाता है। भौ धन अक, ठीक है, तो औ की मात्रा है और ऊ है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आवुक, भावुक।
क्लियर। इसको आपको कई बार पढ़ना पड़ेगा तभी आपको ये चीज़ क्लियर होंगी। तो आप इसके जो नियम बताए हैं आधन ई ऊधन ऊ, इसको आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। इसके बाद देखिए दूसरा भेद है व्यंजन संधि। अभी हमने आपको स्वर संधि के 5 भेद बताए थे, ठीक है। अब है आपका व्यंजन संधि। तो व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत धन नाथ, जगन्नाथ, वाक धन ईस, वागीस। व्यंजन संधि के बहुत सारे नियम हैं, तो वो नियम भी आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे का नियम देखिए, किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के पश्चात कोई स्वर या किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण या कोई अंतस्थ या रालावा आए तो प्रथम व्यंजन अपने वर्ग का तीसरा व्यंजन हो जाता है। जैसे एक उदाहरण बता रहे हैं, दिक, ठीक है, दिक धन दर्शन। तो दिक का है, तो का तीसरा वर्ण क्या होता है, का खा गा, गा होता है ना। अब का के नीचे हलंत है यानी आधा का है, तो हम जब पूरा शब्द लिखेंगे तो वहाँ पे का के स्थान पर क्या लिख देंगे, आधा गा। तो दिग्दर्शन क्या हो जाएगा, दिग्दर्शन। इसी तरीके से वाक धन ईश, का के नीचे हलंत है, का तीसरा वर्ण क्या है, का खा गा, तो का की जगह पे कौन सा शब्द आ जाएगा, वागीस, गा आ जाएगा। दूसरा नियम देखिए, किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी वर्ग का पांचवा वर्ण अंगा, या, अणा, ना, मा आए तो प्रथम व्यंजन व्यंजन के स्थान पर उसी वर्ण का पांचवा वर्ण हो जाता है। जैसे वाक धन मैं, ठीक है। अब का पांचवा वर्ण क्या है, का खा गा घा अंगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वाड में। जगत धन नाथ, ता का आखिरी अक्षर क्या है, वर्ण क्या है, ता था दा धन ना, तो जगन्नाथ, ता की जगह पे ना हो जाएगा। तीसरा नियम देखिए, यदि ता के बाद शा हो तो ता के स्थान पर चा एवं शा के स्थान पर छा हो जाता है। जैसे शा के स्थान पर ता बोला है ना, ता के स्थान पर शा हो, ठीक है, तो ता के स्थान पर चा एवं शा के स्थान पर छा हो जाता है। जैसे उत धन श्वास, उत धन श्वास, तो इसका ता के स्थान पे क्या बन जाएगा, शा हो तो ता के स्थान पर चा बदल जाता है, तो उच्छ्वास, उच्छ्वास, ठीक है। उत धन शिष्ट, तो ता के स्थान पर क्या हो जाएगा, चा, ठीक है, उच्छिष्ट। क्लियर है। तो ये जो नियम है संधि आपको थोड़ा कठिन पड़ेगी, बाकी आप अगर नियम याद कर लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपको समझना। इसके बाद देखिए अंगा, यदि ता के बाद ट ठा आए तो ता का टा एवं ता के बाद ड ढा आए तो ता को डा और ला हो तो ता का भी ला हो जाता है। जैसे उत धन लेख, तो ता का ला बनने के लिए बताया ना नियम में, तो ता के स्थान पर क्या हो जाता है, आधा ला, उल्लेख। इसी तरीके से पांचवा नियम देखिए, यदि सा के पश्चात शा अथवा चा वर्ग का कोई भी वर्ण आए तो सा का शा हो जाता है। जैसे निस धन छल, ठीक है, तो अभी सा सब्जी वाला है ना, तो इसके स्थान पे क्या बन जाएगा, शा शलजम वाला, तो निश्छल, तो इस सा की जगह पे कौन सा शा आ जाएगा, शलजम वाला, निश्छल। निस धन चय, तो इस सा की जगह पे क्या आ जाएगा, आधा शा शलजम वाला, निश्चय, ठीक है। इसके बाद देखिए छा, छा नंबर का नियम है, यदि सा के स्थान पर, ये तो बता दिया मैंने, छा नंबर, यदि ता या दा के पश्चात हा हो तो ता का दा और हा का धा हो जाता है। जैसे उत धन हार, ठीक है, तो ता का क्या बताया, दा बन जाता है ता के स्थान पर, तो उत धन हार, तो क्या हो जाएगा, उद्धार, क्या बन जाएगा, उद्धार। इसी तरीके से उत धन हरण, तो उद्धारण, उद्धरण, ठीक है। जा नंबर देखिए, यदि माँ के बाद किसी भी वर्ग का कोई भी वर्ण का से माँ आए तो माँ के स्थान पर अगले व्यंजन का पांचवा वर्ण हो जाता है। जैसे समधन ताप, ठीक है, तो समधन ताप, तो उसके स्थान पे क्या हो जाएगा, संताप। समधन गति, संगति, अंग, ठीक है। झा वाला देखिए, री रा अथवा सा के बाद ना आने पर ना का अणा हो जाता है। जैसे प्रधन मान, तो प्रमाण, ठीक है, ना का अणा बन जाता है। निर्धन अण, तो निर्णय, निर्धन नव, ठीक है, निर्णय।
इसी तरीके से टा का देख लीजिए नियम, आ के अतिरिक्त किसी स्वर के बाद सा का शा हो जाता है तो सुधन समा, तो सुषमा, ये सा किस में बदल जाएगा, षटकोण वाले में। अभिधन सेक, तो अभिषेक, ये जो सा है, सा में एक ही मात्रा है, ये सा षटकोण में एक ही मात्रा लग जाती है। क्लियर। तो जब तक आप इनके नियम को याद नहीं करेंगे आपको संधि जल्दी समझ में नहीं आएगी। अब देखिए संधि का तीसरा भेद है विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे नम धनकार, तो नमस्कार। विसर्ग संधि के मुख्य नियम इस प्रकार हैं। पहला नियम है का, यदि विसर्ग के बाद चा छा हो तो विसर्ग का शा, और टा ठा हो तो शा, और ता था का शा हो जाता है। जैसे निश्चल, ठीक है, जैसे निधन चल, निश्चल हो गया। धुनः धन टंकार, धनुष टंकार, ठीक है। ते धन नमस्ते, नमः धन ते, तो नमस्ते। मरु धन थल, मरुस्थल। दूसरा नियम है, यदि विसर्ग से पूर्व आ हो तथा बाद में आ या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण अथवा या रा ला व शा में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे नमः धन हर, तो मनोहर, ठीक है, मनः धन हर, तो मनोहर। इसके बाद देखिए मनोहर, मनोहर के बाद दूसरा शब्द देखिए मनः धन रथ, मनोरथ, ठीक है। सरह धन ज, सरोज। तीसरा नियम है, विसर्ग के पहले आ के अतिरिक्त अन्य स्वर एवं विसर्ग के बाद कोई स्वर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या रा ला वा सा में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का रा हो जाता है। जैसे निधन आहार, तो निधन आहार, तो इसका शब्द क्या बन गया, निराहार। आशीर्धनवाद, आशीर्वाद। निधन मल, निर्मल। निधन याद, तो निर्यात। तो ये बेटा जब तक आप नियम याद नहीं करोगे आपको थोड़ा कठिन पड़ेगा संधि, ठीक है। इसके बाद देखिए घ नंबर, यदि विसर्ग के बाद ता अथवा था आए तो विसर्ग का शा हो जाता है। जैसे निधन तेज, तो निस्तेज, आपको सा बताया ना। दुहधन तर, तो दुस्तर। इसके बाद का नियम देखिए, यदि विसर्ग में पूर्व आ हो तथा बाद में क ख प फ हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे प्रातः धन काल, तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, है ना। विसर्ग के बाद अगर का ख प फ ये सब आते हैं तो प्रातः काल। अंतः धनपुर, अंतःपुर। इसके बाद का नियम है, यदि विसर्ग से पहले आ हो और बाद में आ के अतिरिक्त कोई स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसा अतः धन एव, अतएव, ठीक है, अतः धन एव, अतएव। तो ये आपको नियम तो थोड़ा सा कठिन है मगर आप इसको बार बार याद करेंगे तो आपको जब नियम याद हो जाएंगे तो आपको संधि बहुत सरल लगेगी और बहुत अच्छे से समझ में आएगी। इसके बाद भी यदि आपको समझ में नहीं आती तो आप पुनः मुझसे पूछिएगा, ठीक है। अब देखिए दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। यौगिक शब्दों को अलग अलग संधि विच्छेद कहलाता है। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, प्रद्य संधि, यण संधि तथा अयादि संधि। और इसके बाद आपका इसका एक्सरसाइज है तो थोड़ा सा देख लीजिए। सही विकल्प में चिन्ह लगाइए। दो वर्णों के मेल को कहते हैं संधि। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। संधि के द्वारा एक बने शब्दों को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। जहाँ दो स्वरों के बीच संधि होती है उसे स्वर संधि कहते हैं। किसी व्यंजन के बाद कोई स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अब देखिए शब्दों से संधि कीजिए। पौधन अक, पावक। जगत धन नाथ, जगन्नाथ। परधन उपकार, परोपकार। पितृधन आज्ञा, पित्राज्ञा। सदा धन एव, सदैव। गुरुधन उपदेश, गुरुपदेश। ठीक है। इसके बाद देखिए आपको संधि में टिक लगाना है। विद्यालय, तो विद्याधन आलय पहला वाला सही है। नीरव, निह धन रव दूसरा वाला। मनोरथ, मनः धन रथ, मनोरथ दूसरा वाला। महेश,
महाधन ईश महेश दूसरा वाला, जगन्नाथ जगत धन नाथ जगन्नाथ ये पहला वाला। इसके बाद प्रश्नों के उत्तर मैंने नीचे लिख दिए हैं, तो आपको अगर समझ में आए तो आप लिख लीजिएगा। इसके बाद देखिए संधि विच्छेद करना। यद्यपि, यदि धन अपि, विद्यालय विद्या धन आलय, सुधन आगत स्वागत, तत्धन लीन तल्लीन, निधन रोग निरोग, अंतः धन गत अंतर्गत, निधन उत्तर निरुत्तर, मनः धन योग मनोयोग। ठीक है, अब इसके बाद संधि बनाना है। अभी संधि विच्छेद किया था, अब संधि विच्छेद से संधि बनाइए। तो पहला नंबर गिरीश, कवींद्र, कपीश, रविंद्र, नदीश, देवर्षि, रजनीश, राजर्षि, लघुर्मी, रमेश, सिंधुर्मी और महेश। तो आप इसी तरीके से पुस्तक में ही कर लीजिएगा। और ये जो प्रश्नों के उत्तर मैंने दिए हैं इसको आपको कॉपी पे करना है। प्रश्न नंबर पहला है, संधि किसे कहते हैं? उत्तर नीचे दिया हुआ है। संधि का अर्थ होता है मेल। जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो उस मिलन से उसमें जो विकार या परिवर्तन होता है उसे ही संधि कहते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसके बाद है स्वर संधि के भेद लिखिए। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। इसके बाद व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन या विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत धन नाथ जगन्नाथ। कौन से व्यंजन अघोष तथा कौन से सघोष होते हैं? देखिए, देवनागरी के हर नियमित वर्ग में पहले 2 वर्ण अघोष और उनके बाद के 2 वर्ण सघोष होते हैं। जैसे अघोष व्यंजन वर्ण जैसे क ख च छ त थ द ट ठ पा फा। ठीक है, और सघोष क्या है? जैसे ग और घा। का वाली लाइन में क ख आपके कौन से वर्ण हैं? अघोष है। ठीक है, और सघोष कौन से हैं? ग और घा। जा छ द ध ड ढ ब और भा। ठीक है, इसके बाद है प्रश्न, विसर्ग संधि किसे कहते हैं? उत्तर है, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन या विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मनः धन रथ मनोरथ। ठीक है, तो ये प्रश्नों के उत्तर को आप कॉपी में करिएगा और जितना भी मैंने बुक में करवाया है वो पुस्तक में आप करिएगा। और संधि अगर आपको समझ में नहीं आती तो आप मुझसे पुनः पूछिएगा जब आपका लाइव क्लास हो। ठीक है, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझना है। इसके जितने भी नियम हैं आपको बहुत अच्छे से याद करेंगे, तभी आपको संधि जल्दी समझ में आएगी और जल्दी याद होगी। तो आप इसके नियमों को बहुत अच्छे से याद करिएगा। ठीक है, तो प्रश्नों के उत्तर कॉपी में कर रहे हैं, बाकी शेष प्रश्नों के उत्तर को आप पुस्तक में लिखिएगा। जो भी तारीख आपको बताई जाती है उस तारीख में भेजिएगा।